बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रांस की कहानी। एक थी रानी, एक था राजा, दोनों ने मिलकर बजाया अवाम का बाजा। टाइम बदला और अवाम ने बजाया किसी और का बाजा, यानी रानी और राजा का। दोस्तों ये कहानी है फ्रांस में आए इनकलाब की। फ्रांस रिवॉल्यूशन का दौर था जो 1789 में शुरू हुआ और 1799 में फ्रांस कौंसलेट के बनने के बाद ही ख़त्म हुआ। 17वीं सेंचुरी से पहले की हिस्ट्री को देखें तो बादशाहों और राजा महाराजा का ज़माना भी गुजरा है, जिनमें कुछ बादशाह तो ऐसे थे जिन्होंने जुल्म के खात्मे के लिए जंगें लड़ी, जुल्म का खात्मा किया। लेकिन कुछ बादशाह ऐसे भी थे जिन्होंने बस अपना पावर दिखाने के लिए जंगें लड़ी, अपना पावर दिखाया। और इस पावर दिखाने में आवाम का क्या बनता, आवाम का क्या कसूर था, आवाम को किस बात की सज़ा मिलती बादशाहों और राजा महाराजाओं से। दोस्तों पाकिस्तान के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं कि कुछ ताकतवर लोग अपनी ताकत के नशे में अपनी आवाम से झूठ बोलकर टैक्स लेते हैं, टैक्स बढ़ाते हैं और आवाम पर महंगाई का बम गिरा देते हैं और खुद अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। मगर दोस्तों फ्रांस रिवॉल्यूशन एक ऐसी कहानी है जिसने पूरी हिस्ट्री को ही बदल के रख दिया। दोस्तों आइए जानते हैं कि फ्रांस रिवॉल्यूशन आखिर में था क्या और जनता इतनी क्यों भड़क गई कि रानी और राजा का ही बाजा बजा दिया। दोस्तों फ्रांस रिवॉल्यूशन की जो मेन वजह थी वो इनकी अपनी कई सौ साल पुराना हुकूमती तरीक़ेकार था कि फ्रांस का बादशाह अपनी आवाम को कर्ज देने के बाद ज़्यादा इंटरेस्ट लेता। हालात ये थे कि आबादी में इजाफे के साथ बढ़ती हुई बेरोजगारी, इकोनॉमी डिप्रेशन, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें आसमान को छूने लगी। बादशाह ने अपनी आवाम पर टैक्स पे करने का मजीद बोझ बढ़ा दिया। दोस्तों 1700 और 1789 के दरमियान फ्रांस की आबादी 21 से बढ़कर 28 मिलियन हो गई, जबकि पेरिस में 6 लाख से ज़्यादा लोग आबाद थे, जिनमें ज़्यादातर लोगों के पास कोई काम नहीं था। 1770 और 1790 के दरमियान लोगों की सैलरी में 22% इजाफा हुआ, मगर इसके साथ ही प्राइस में 65% इजाफा हो गया, जिसकी वजह से किसान की पैदावार में कमी भी होने लगी। किसान की फसलों को लेकर 1789 में नतीजा यह निकला कि गरीब किसान के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था और एक ऐसा इंसान जिसकी कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी थी। अब इस बात का इल्ज़ाम लोगों ने हुकूमत की कारकर्दगी पर लगाना शुरू कर दिया। रियासत के बढ़ते हुए कर्जों ने मईशत की कमर तोड़ डाली थी। फ्रांसीसी लोग कर्ज लेकर गुजारा करते थे, जिन पर उनको भारी इंटरेस्ट देना पड़ता था, जबकि हुकूमत अपनी अय्याशी के लिए किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूल करती। बादशाह के साथ जो वजीर और दूसरे लोग होते वो इंतहाई कम टैक्स देते। फाइनेंस पॉलिसी को कंट्रोल करने और इकोनॉमिक ख़राब होने के नतीजे में स्टेट्स जनरल को बुलवाया गया, जो खुद आवाम का टैक्स खाता था और नाजायज़ इस्तेमाल करता था। 18वीं सेंचुरी के दौरान फ्रांस को बजट का क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह बुनियादी तौर पर वसाइल की कमी नहीं बल्कि मजबूत स्ट्रक्चर की कमी थी। फ्रांस पार्लियामेंट गरीब किसान का खर्चा और टैक्स अपनी मर्जी से तय करती थी। दोस्तों फ्रांस के बादशाह के इतने शाह खर्च थे, लेकिन रेवेन्यू का पता नहीं। हालात तो ये थे कि नेशनल टैक्स सिर्फ स्टेट्स जनरल के जरिए ही मंजूर किया जा सकता था, जो 1614 से बैठा ही नहीं था। जुलाई 1777 में स्विस बैंक के इक़्तिदार संभालने से पहले 2 मिनिस्टर्स आए कि टैक्सों के बजाय कर्ज दिए जाएंगे, लेकिन कौमी खजाने में पड़ने वाले बुरे असरात की शिद्दत के बायस 1781 में चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कालून ने इनकी जगह संभाल ली और अमेरिका और फ्रांस की मुसलसल लड़ाई ने कर्जों को काफ़ी बढ़ा दिया था और इसी वजह से एक बड़ा गरीब तबका पैदा हुआ। 1785 तक हुकूमत इन कर्जों को पूरा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर्ज ना देने की वजह से फ्रांस के लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा। हुकूमत ने अवाम पर टैक्स लगाना शुरू कर दिए। डी ब्राइन जो मई 1787 में कानून की जगह पर आए, उन्होंने टैक्सों को बढ़ाने के बजाय फ्रांस के सिक्कों की कदर ही कम कर दी। नतीजा हर चीज़ के प्राइस आसमान को छूने लगे, जिससे किसानों और गरीब लोगों के हालात मजीद ख़राब होने शुरू हो गए। 1788 तक फ्रांस का जो कर्जा था वो 4.5 मिलियन तक बढ़ गया। फ्रांस के बदतर हालात को ठीक करने के लिए नेकर अगस्त 1788 में वजीर ख़जाना के तौर पर वापस आया, मगर नाकाम हो गया। जैसे दोस्तों पाकिस्तान में एक साहब आए ये कहकर कि वो पाकिस्तान में ढेरों डॉलर लेकर आएंगे, IMF से उनका बेहतरीन दोस्ताना है, लेकिन सारी बातें ठुस निकली। आवाम को लॉलीपॉप दिया, सारा समेट के वापस चले गए। मई 1789 में लुइस ने 150 साल में पहली बार स्टेट्स जनरल को बुलवाया। दोस्तों स्टेट्स जनरल को 3 हिस्सों में बांटा गया था। नंबर 1
क्लर्की के लिए, नंबर 2 राजाओं के लिए, नंबर 3 जनता यानी आम आवाम के लिए। दोस्तों क्लर्की यानी पादरी और राजा दोनों ही अपने मनसब का इस्तेमाल करते हुए आवाम और किसानों पर अपना रौब जमाते थे, बल्कि दोनों ही किसानों से टैक्स तो लेते थे मगर खुद टैक्स अदा नहीं करते थे। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे गरीब किसान क्लर्की और राजा के बोझ को अपने ऊपर उठाए हुए हैं। दोस्तों कैथोलिक चर्च में 1 लाख क्लर्की थे जो बस किसानों से सालाना 10% हिस्सा लेते थे टैक्स की सूरत में, क्योंकि कैथोलिक चर्च 10% का मालिक था, जबकि 2/3 से ज्यादा क्लर्की 500 लीवरों पर रहते थे। फ्रांस के तीसरे स्टेट्स जहां पर 25 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को टैक्स देना पड़ता था। दोस्तों गरीब आवाम की मदद के लिए हर इलाके में शिकायत की यानी कंप्लेन की लिस्ट तैयार की गई, लेकिन कंप्लेन के बावजूद भी ज्यादातर लोगों ने बादशाह यानी लुइस की हिमायत की। थर्ड स्टेट के लिए इलेक्टेड क्लर्की ने कहा कि हम 95% आबादी को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए हमें 2 स्टेट्स की ओनरशिप मिलनी चाहिए। 5 मई 1789 को जनरल कन्वेंशन वर्साई के महल के करीब हुआ और ये रिवाज था कि हर स्टेट्स के लोग अलग अलग रूम में जमा होते और इस ओपनिंग सेरेमनी में जानबूझकर पहली और दूसरी स्टेट्स को जीतने पर जोर दिया जाता था। लुइस के छोटे भाई कॉम्टे डी आर्टुएस के मशवरे पर लुइस ने 11 जुलाई को निकर को एक मरतबा फिर चीफ मिनिस्टर के ओहदे से हटा दिया। अफवाहें फैल गईं कि स्विस गार्ड्स को जबरदस्ती बंद करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। अब खबर सुनते ही अवाम रोड पर आ गई, मगर लोगों के प्रोटेस्ट को हटाने के लिए फ्रांस रेजिमेंट के एहलकारों ने इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा बहुत से सोल्जरों ने जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें शामिल होकर बास्टल यानी किले पर हमला कर दिया और इस किले के गवर्नर ब्रैंड डी लूनी ने कई घंटों की लड़ाई के बाद हथियार डाल दिए और इस लड़ाई में 83 लोग मारे गए और इस गवर्नर को होटल डी वेल में ले जाकर फांसी दे दी गई। दोस्तों आवाम इतनी गुस्से में थी कि गवर्नर के सर को काटकर पूरे शहर का चक्कर लगाया गया और बास्टल यानी किले को गिरा दिया गया। इस किले को जेल की सूरत में तब्दील कर दिया गया था। दोस्तों फ्रांस कैपिटल शहर पर अपना कंट्रोल खोने के डर से लुइस ने मार्कोइस को नेशनल गार्ड्स का कमांडर बना दिया और इसके साथ जेन स्लोविन बेली को इसका सरबराह बना दिया। 22 जुलाई को एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जोसेफ फोलन और उनके बेटे को पेरिस में एक बड़े लोगों के हजूम ने मार डाला और इन दोनों को तो स्लोविन बेली और ना मार्कोइस लाफाइट इन्हें बचा सके। हालात की खराबी की वजह से अमीर लोगों के घरों पर मुसलसल हमले होने शुरू हो गए और अमीर लोग मुल्क छोड़कर भागने लगे। दोस्तों फ्रांस के लोगों ने माली मदद के लिए गैर मुल्की बादशाहों पर जोर दिया कि वो फ्रांस रेवोल्यूशन की हिमायत करें। इसके जवाब में फ्रांस असेंबली ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें जागीरदारी खात्मा हुआ। 25% बड़े अमीर किसान टैक्स को पे नहीं करते थे, बस बादशाह को अपनी ज़्यादातर कमाई का हिस्सा देते थे और साथ ही चर्च में 10वां हिस्सा दिया जाता था, जबकि गरीब किसान भी ये सब कुछ अदा करते जो इनके लिए नामुमकिन था। दोस्तों इस जिम्मेदारी को 1793 में ख़त्म कर दिया गया। 9 जुलाई को कौमी असेंबली ने आइन और लोगों के हकूक़ का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जो लोगों के हकूक़ दिलाने के लिए तैयार किया गया था और इस कमेटी के जो मेंबर थे वो मराबियों थे। असेंबली में एक कानून पास किया गया जिसमें लुइस बादशाह के लोगों ने 2 कानून की बात की और 10 सितंबर को 2 लोगों की जमात ने बादशाह के हक में वोट दिया। अब बादशाह को दोबारा पावर मिल गई थी, यानी अब लुइस किसी भी कानून को लगाने में देर या जल्दी कर सकता था, बस इस कानून को ब्लॉक नहीं कर सकता था। असेंबली में आवाम के हकूक़ को कम करने के लिए वोट डाले गए। जो कि 25 साल से ज़्यादा उम्र के मर्द होंगे वो 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स अदा करेंगे। दोस्तों 1789 में पेरिस में आवाम में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी क्योंकि लोगों के पास खाने की कमी, ख़राब इकोनॉमिक और मुल्क कहीं से भी तरक्की करता नज़र नहीं आ रहा था। हालात ये हो गए कि होटल डी वेल के बाहर बड़ी तादाद में वुमेन ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब तो खाने पीने की चीज़ों की कीमत आसमान को बातें कर रही थी और ये प्रोटेस्ट काफ़ी तेज़ी से पॉलिटिकल शक्ल में तब्दील हो गए थे। होटल डी वेल में मौजूद सभी हथियारों पर कब्जा करने के बाद तकरीबन 7000 लोगों ने वर्साई की तरफ मार्च किया। इस मार्च में मार्कोइस लाफाइट के नेशनल गार्ड्स ने मार्च में भी हिस्सा लिया। अब इनकी तादाद में मजीद इजाफा हुआ, ये तकरीबन 15,000 के करीब लोग असेंबली में दाखिल हुए। लाफाइट ने बादशाह लुइस को और इसकी बीवी मेरी
एंटोनियट को पहले ही महल से भगा दिया था। मार्च के लोग महल में घुस गए थे, लेकिन बादशाह और इसकी बीवी पहले ही फरार हो गए थे। लोगों ने महल में तोड़फोड़ के साथ सिक्योरिटी के लोगों को भी हलाक कर दिया था। दोस्तों, फ्रांस चर्च के लोग सबसे ज़्यादा अमीर थे, क्योंकि उन्होंने 10% स्टेट्स को कंट्रोल किया हुआ था और ये गरीब किसानों से 10% टैक्स भी जमा करते थे और बहुत कम किसानों की मदद करते। एक हुक्मनामे ने चर्च का 10वां हिस्सा ही खत्म कर दिया और असेंबली ने चर्च की तमाम जायदाद अपने हाथों में ले ली। जुलाई 1790 में सारे क्लर्कियों को सिविल आइन ने रियासत का मुलाजिम बना दिया और साथ में इनकी सैलरी और क्लर्की और बिशप के लिए एक सिस्टम बना दिया। दोस्तों, ये मसला उस वक्त बढ़ गया जब लुईस बादशाह ने अपने पावर की लगी पाबंदियों को चेंज करने की कोशिश की। आवाम की तादाद को कम किया गया, जिन्होंने कम से कम टैक्स अदा किया। 6 मिलियन फ्रांस के लोग जो 25 साल से उम्र में ज्यादा थे, उनको वोट के हक से महरूम कर दिया गया, जबकि 10% ही लोग वोट डालने के लिए रह गए थे। फसलों और खुराक की बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों में गुस्सा पैदा कर दिया था। दोस्तों, लोग 3 ग्रुपों में बटे हुए थे। नंबर 1 ग्रुप तो बादशाह लुईस की तरफ था, नंबर 2 ग्रुप जमहूरियत को पसंद करता था और नंबर 3 ग्रुप जो वोटों के हक में था कि वोटिंग की जाए। जबकि दूसरे ग्रुप ने लुईस बादशाह को अपने पावर का इस्तेमाल करने के लिए कहा, जिसमें लोगों ने प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने और इन्हें मौत की धमकी दी गई और फ्रांस में शुरू हुई खाना जंगी। लोगों में बहुत ज्यादा ही गुस्सा पैदा हुआ। अगस्त 1792 नेशनल गार्ड्स और महल पर हमला हुआ, जिसमें स्विस गार्ड्स हलाक हो गए। लुईस और इसकी फैमिली ने असेंबली में पनाह ली, लेकिन लोगों ने बादशाह को इसके मनसब से हटाने के लिए वोट दिए। जनवरी 1973 को लोगों की आज़ादी और इनके तहफ़्फ़ुज़ और जुल्म करने के जुर्म में लुईस बादशाह को मौत की सज़ा सुनाई गई। लुईस बादशाह के साथ इसकी बीवी मैरी एंटोनियट को भी सजाए मौत दी गई। दोस्तों, लुईस बादशाह और मैरी एंटोनियट की मौत की वजह दोनों की अय्याशी थी कि वो अपनी आवाम से, गरीब किसानों से टैक्स की सूरत में ले रहे थे। मैरी एंटोनियट पर बेहयाई का इल्ज़ाम लगाया गया और साथ ही उनके शाहाना खर्च पर कि लोग भूखे मर रहे हैं और उनकी अय्याशी ख़त्म नहीं हो रही। 1793 में दोनों को गिलोटिन के जरिए फांसी दे दी गई। दोस्तों, इस ज़माने में फांसी का रिवाज नहीं था, बल्कि गिलोटिन, जो कि एक तेज़ ब्लेड का काम करता है, इसके नीचे लिटाकर गर्दन काट दी जाती थी। दोस्तों, इस इनकलाब में बहुत खून खराबा हुआ। पेरिस की जेल में 1600 कैदियों को सरेआम फांसी दे दी गई। दोस्तों, एक कन्वेंशन ने माल को जमा करने वालों के लिए सजाए मौत और कीमतों को बढ़ाने वालों के खिलाफ एक कानून बनाया। 1793 से 1794 तक 3 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया और हजारों लोगों को फांसी दी गई। दोस्तों, फ्रांस में अलग अलग रेवोल्यूशन ग्रुप बनना शुरू हो गए और इसमें एक ग्रुप में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का था, जिसने हजारों लोगों का कत्ल किया और रॉबेस्पियर को जिस पर भी जरा सा शक होता इसे कत्ल करवा देता। नाइट्स ल्योर में डुबवा कर मरवा दिया जाता। कितने ही क्लर्कियों को मरवाया गया। दोस्तों, जब दूसरे ग्रुप ने देखा कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो दूसरे ग्रुप में सजाए मौत की सज़ा सुनाई और गिलोटिन के ज़रिए उसको सजाए मौत दी गई। दोस्तों, 1789 से 1799 तक यह सिलसिला चलता रहा। हालात ऊपर नीचे होते रहे। फ्रांस रेवोल्यूशन में इकोनॉमी के हालात भी इसी तरह रहे, बस लोगों का कत्लेआम होता रहा। दोस्तों, 1799 में नेपोलियन, जो कि एक जनरल था, इसने सारे मामलात को अपने हाथों में लिया और फ्रांस के बिगड़ते हुए हालात को बेहतर किया। जनरल नेपोलियन ने कैथोलिक चर्च की जो पावर थी, जो क्लर्की कहते थे कि हम इतने फीसद के मालिक हैं, तो नेपोलियन ने चर्च की पावर को कमज़ोर कर दिया। दोस्तों, फ्रांस रेवोल्यूशन से कोई इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा। ये रेवोल्यूशन फेलियर ही रहा, मगर दूसरे मुल्कों ने इस रेवोल्यूशन से कोई सबक सीखा और अपने मुल्कों में और अपने लोगों को इनके हकूक देना शुरू किए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये दोस्तों कि जो पाकिस्तान 76 साल पहले लोगों की आज़ादी के लिए बना, कलमे की बुनियाद पे बना, अफसोस 76 साल बाद भी लोग हकूक से महरूम हैं। आज भी डिक्टेटरशिप का कब्जा है इस मुल्क पर, सरमायादारों का राज है। हक सच बोलने की किसी को इजाज़त नहीं, जो बोलता है तो वो मरता है या फिर गद्दार कहलाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने कमेंट्स का ज़रूर इजहार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।